everyone, welcome to this video. And today we have a special guest from IIT धनबाद जो सांचित दास हैं, जो कि वहाँ से अपना MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आज हम उनके इंटरव्यू लेंगे और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने IIT जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, IIT धनबाद में वो कैसे गए, IIT धनबाद ही क्यों लिया उन्होंने, और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग कैसा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के डाउट हैं कि मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग क्या होता है, तो उनके आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग एक्चुअली में क्या कोर्स है, फिर प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा होता है, क्या हम पीएचडी के लिए जा सकते हैं कि नहीं, उसके बाद जो भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे आज हमसे क्लियर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल इंटरव्यू मैं चाहूंगा कि संचित आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। जी सर, ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, संचित दास, एंड बेसिकली मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जैम की प्रिपरेशन बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करी थी, लेकिन 2021 में जब मैंने अपना बीएससी का एग्ज़ाम के साथ साथ जैम का ये पेपर दिया तो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आईआईएससी बैंगलोर ने बनाया था तो कुछ ज़्यादा ही टफ था वो पेपर, और उस वजह से मैं नहीं कर पाया। बट देन उसके बाद क्योंकि कोरोना टाइम था वो, तो हम लोग के एडमिशन्स बहुत लेट हुए थे। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे मिला था नवंबर मिड में, और सिर्फ 3 महीना उसके बाद जैम का था, तो मैंने कहा एक और ट्राई करके देखते हैं। मैंने जब दोबारा से एक बार ट्राई किया तो 2022 में मेरा जैम क्लियर हो गया विद AIR 635। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये रही आपकी प्रिपरेशन जर्नी। तो बेसिकली हम बात करेंगे स्टूडेंट के कुछ डाउट्स पे कि उनका मोस्टली डाउट ये रहता है कि सर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, बिकॉज उन्हें पहला स्टेप ही नहीं ले पाते हो। उसके बाद तो मान लो कि ईजी हो जाता है स्टेप लेना, बट फर्स्ट स्टेप उनका रहता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, हमारे पास कुछ नहीं है। और दो हमें पता है कि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, बट दे आर लाइक कि सर हम कोचिंग में जाएं या फिर सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस होते हैं वो उतने अप टू द मार्क नहीं होते कि जैम निकल जाए उससे, राइट। तो आप अपना बताइए कि आपने जब पहला स्टेप लिया था प्रिपरेशन के लिए तो क्या सोचा था कि मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करें, वो डायरेक्ट कोचिंग में चले जाए या फिर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो जैम का पेपर था आईआईटी जैम, इसके बारे में अपने एक प्रोफेसर से पता लगा जब मैं ग्रेजुएशन में था, और उन्होंने हमें काफ़ी एनकरेज भी किया। वो जैम के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिया करते थे। सो जब मुझे पता लगा तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने तो बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करी थी, एक ऑफलाइन कोचिंग अपने शहर में, और मैंने उससे तैयारी की। लेकिन साथ ही साथ मैं ऑनलाइन पे भी एक चैनल को फॉलो किया करता था, मैथमेटिक्स एजुकेशन के नाम से। सो मैंने इन दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन के साथ में ही मैंने पढ़ाई करी। और कुछ बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के लिए एच के दास को फॉलो किया, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एच के दास से ही मैंने एग्जाम्पल्स लगाए। अब जो नई एच के दास आ रही है उसमें नहीं मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो पुराने जो कुछ एडिशंस हैं जिसमें हमें ये टॉपिक मिल जाता है, उससे मैंने फिर वहाँ से प्रिपेयर किया। और इसी तरीके से एलजेब्रा के लिए मैंने जोसेफ ए गैलियन बुक पढ़ी, और जी सर रियल एनालिसिस के लिए एससी मलिक मैंने पढ़ा। तो इन बुक्स को फॉलो करते करते साथ ही साथ कोचिंग्स में, और इस तरीके से मैंने बिगिन किया। लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस से बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो जैम का सिलेबस है उसे निकाल लीजिए कि क्या पूछा क्या जाने वाला है जैम के एग्जाम में, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रिपेयर करना शुरू करें। तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोचिंग से ही सिलेक्शन मिलेगा, कोचिंग आपको गाइडेंस दे सकता है, बट सिलेक्शन तो आपके अपने ऊपर ही। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो प्लीज़ लगाइए। तो इन सब चीज़ों से आपका सिलेक्शन ज़रूर से हो जाएगा। बस ये है कि अगर आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि आपको उसमें फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। राइट। बट कोचिंग में आपको वो बना बनाया एक तरीके से मिल जाता है, थोड़ी सी हेल्प हो क्या जाती है स्कोप रहेगा। जी सर, बस ये चीज़ है। राइट राइट। तो बेसिकली सेल्फ स्टडी भी इनफ है, राइट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोचिंग लिया ही जाए, इट इज इनफ टू डू सेल्फ स्टडी। ओके। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका ये डाउट है कि यार सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट अब हम थर्ड ईयर में आ गए, अब जाके हम सीरियस हुए हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे सेकंड ईयर तक, अब थर्ड ईयर में हम सीरियस तो हो गए जैम के लिए, लेकिन साथ साथ हमारा अंडर ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम्स भी आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। तो अब दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया जाए, राइट। तो उसके लिए कुछ टिप्स जो है, जैसे आपने कैसे मैनेज किया था दोनों एक साथ पैरेलली? जी सर। सर मैं कहूँगा इन मामलों में तो मैं थोड़ा सा
ब्लेस्ड रहा हम्म। कि बेसिकली मतलब मैनेज करने में आपको यही है कि आपको ये जानना होगा कि मेन फोकस आपको किधर रखना है अपना। हम्म। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सर ऐसे होते हैं कि उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा-सा मेहनत कर लें, हम्म। यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम्म। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो जैम पे होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स लेकर भी आपका कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली बट मैं एग्जैक्टली। ये कहूँगा कि एक परसेंटेज यूनिवर्सिटी में भी ज़रूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ धनबाद में, यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती हैं, तो हम्म। उनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि यूजी में आपके 7 सीजीपीए होना चाहिए या 6 राइट। सीजीपीए होना चाहिए। कई हम्म। की कंपनीज 8 सीजीपीए मांगती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें, तो परसेंटेज भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। बट मेन फोकस आपका जैम पे होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्रैक करने के सर अपने तरीके होते हैं, लाइक प्रीवियस एग्जैक्टली। ईयर्स क्वेश्चंस, हम्म। इस तरीके की चीज़ें, तो उससे वो हो जाता है। तो मैंने भी सर यही किया था थर्ड ईयर में, मेन फोकस मेरा जैम पे ही था। लेकिन हम्म। थोड़ा बहुत मतलब ये रहा कि यूनिवर्सिटी के साथ क्लैश करता ही था। अब हम्म। मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स उसी दौरान पड़ रहे थे जब जैम का एग्ज़ाम आने वाला था। ओ। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ प्रॉब्लम रही। हाँ लेकिन हाँ। मैं कह रहा था, मैं ब्लेस्ड इस मामले में रहा कि 1 हफ्ते का मुझे गैप मिल गया था जैम की हम्म। प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो मैंने वो 1 हफ्ता मतलब जैम को मैंने प्रिपेयर तो करके रखा ही था, वो 1 हफ्ता मैंने रिविज़न में अच्छी तरीके से मैं यूटिलाइज़ कर पाया। हम्म। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ-साथ वो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है, राइट राइट। तो यही है कि टाइम तो आपको ही मैनेज करना है, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करता है, एंड इट इज़ पॉसिबल, जी, बहुत सर। सारे स्टूडेंट ऐसे ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि गैप ही लिया जाए। नाउ हाँ, द हाँ, यस मेन सर। क्वेश्चन इज गैप ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि जी। बहुत सारे लोग जैम देते हैं फिर वो फंस जाते हैं कि यार ड्रॉप लूँ कि ना लूँ। ठीक है, जी, और जी, सर। वो उसी लूप में फंसे रहते हैं, फिर एमएससी ले लेते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ पर भी वो खुश नहीं रहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आगे का फिर 2 साल बर्बाद कर देते हैं। तो मान यस लो सर। कि कोई स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी जैम दिया, उसका रैंक खराब हो गया, उसको सीरियस नहीं था, बट अब वो सीरियस हो गया, मान लो उसको है कि हाँ अगले साल निकालूंगा, तो अब क्या उसको ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर उसको यूनिवर्सिटी से ही एमएससी करना कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ड्रॉप लेने का कोई मतलब डिसएडवांटेज होगा उसको, मतलब फ्यूचर में? सर, पहले तो मैं ये बताऊँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपका जैम निकलना मुमकिन है, और हम्म। बहुत से ऐसे मेरे क्लासमेट्स रहे जिन्होंने एग्ज़ाम का पेपर ग्रेजुएशन के साथ ही साथ निकाल लिया। एग्जैक्टली। तो बहुत ही आसानी से आपका एग्ज़ाम का पेपर ग्रेजुएशन के साथ ही साथ निकल सकता है, ड्रॉप लेने की कोई नीड ही नहीं आती है। हम्म। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाय एनी चांस अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई ग्रेजुएशन ईयर में हम्म। और आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, हम्म। तो मैं कहूँगा उसमें भी कोई खराबी नहीं है। अगर हम्म। आपका एम है ही है कि हमें आईआईटी से ही एमएससी करना है, तो हम्म। आप ड्रॉप ज़रूर ले लीजिए। वो 1 ईयर का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा लॉन्ग रन में। जब आप एग्जैक्टली। आज से 20 साल, 30 साल बाद देखेंगे, तो हम्म। वो 1 साल का गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। सो हम्म। इसलिए अगर ड्रॉप लेने का है तो आप ज़रूर से ले लीजिए। लेकिन जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको 1 ईयर शायद वो ड्रॉप कई बार नहीं ले पाते, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, इस हम्म। तरीके के इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें एग्जैक्टली। भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी और जगह से भी एमएससी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वहाँ से भी आप एमएससी अपना कंटिन्यू करिए, और अपने उनके हायर अगर एम्स हैं, जैसे सीएसआईआर नेट हो गया गेट हो गया। और गेट हो गया, हम्म। तो इस तरीके की प्रिपरेशंस भी साथ ही साथ करते रहिए। हम्म। तो आप पीएचडी अपना आईआईटी से करिए उसके बाद अगर नहीं हुआ, राइट? हाँ जी सर, अगर वो एग्जैक्टली। आपका एमएससी नहीं निकलता है तो आप पीएचडी के लिए फिर एम एग्जैक्टली। करिए। नाउ ये अब चलते हैं कि लास्ट जब मोमेंट आता है एग्जाम का, मतलब एक एक जी। महीना बाकी रहता है, तो जनरली क्या होता है अब, जैसे जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम तो ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था आईआईटी जैम वगैरह का, राइट? 2018-17 में तो ऐसा कुछ था नहीं, बट अब क्या है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है इसमें भी। तो अब क्या है जी, कि जी। हर एक बच्चे को ज़्यादा मेहनत भी करना है, और उसको मतलब मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट देना चाहिए, बट मैंने कभी मॉक टेस्ट दिया नहीं तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके हिसाब मैं से कहूँगा क्या? कि मॉक टेस्ट का अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है इस हुँ। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको वो एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से उस टाइम पे जब हम एग्ज़ाम देंगे अपने क्वेश्चंस को हैंडल करना है। हुँ, जैसे हुँ। हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग-अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं राइट। एग्ज़ाम देता हूँ तो जैम में मैं पहले एमसीक्यू करता हूँ, फिर उसके बाद एनएटी एंड देन एमएसक्यू। ऐसे ही हर एक स्टूडेंट की जो अप्रोच है एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो राइट। अलग हो सकती है कि किस टाइप के हुँ, क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहेगा। हुँ, तो ये आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप उस एनवायरनमेंट में अपने मॉक टेस्ट देंगे। तो हुँ, हुँ। मॉक टेस्ट एंड वन मोर थिंग इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सर मैं ये कहूँगा कि जैसे-जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के साथ-साथ उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे आपने ग्रुप थ्योरी एग्ज़ैक्टली। पढ़ा, तो ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन जो है, वो उस लेवल की है कि नहीं, जो जैम में रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है कि हाँ, प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, उस टॉपिक को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, तो ये एग्ज़ैक्टली। 2 चीज़ें हैं सर। तो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट दो आप, और उसको आपको फ़ायदा भी होगा कि आपको मेन एग्ज़ाम में कैसे करना है प्रॉपरली, ठीक है? यस। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम लैप कंप्यूटर पे बैठते हैं एग्ज़ाम देने, तो कन्फ्यूज़ होते हैं कौन-सा बटन कहाँ है, राइट? तो यस उसमें भी एक फ़ायदा करेगा। तो ये तो हो गया आपका आईआईटी जैम का प्रिपरेशन और जो भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं। अब आते हैं कि जब आपका आईआईटी जैम क्वालीफाई हुआ जिस दिन, ठीक है, तो उस दिन क्या फीलिंग थी भाई आपके अंदर? सर एक बहुत बड़ा दिन होता मतलब है वो, राइट? हाँ, यस सर। रिज़ल्ट डे सर हमेशा ही एक बहुत बड़ा दिन होता है, तो मैंने जब अपनी रैंक देखी तो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत खुश था। इस साल का पेपर बहुत कैलकुलेटिव आया था, तो कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था कि क्या रैंक जा सकती है, कोई हुँ। अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। लेकिन जैसे 635 रैंक मेरी आई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन तो सर ऑफ़ कोर्स फीलिंग्स जो हैं, वो टॉप एग्ज़ैक्टली, ऑफ़ द वर्ल्ड होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अब जब आपका आईआईटी जैम क्वालीफाई हो गया, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, राइट? तो यस सर। आपने जैसे आप अभी आईआईटी धनबाद में, जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो बहुत सारे यस। हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता नहीं है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअली में ये दोनों कोर्स अलग-अलग है, राइट? जो यस नॉर्मल सर। एमएससी मैथमेटिक्स है और जो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो आप अपना बताइए कि जो आईआईटी धनबाद में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में जो एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग है, वो नॉर्मल एमएससी से कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है? क्या उसमें एक्स्ट्रा सर है? जी सर। सर बेसिकली जैसे नॉर्मल जो एमएससी मैथमेटिक्स होती है, तो हुँ। मोस्ट ऑफ द जगहों पे आप देखेंगे वहाँ पे मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और ऑन अ मेजर एग्ज़ैक्टली, स्केल वहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स को ज़्यादा फोकस दिया एग्ज़ैक्टली, जाता है, प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। कुछ एग्ज़ैक्टली, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, कुछ आईआईटीज़ ऐसे हैं जहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स अलग से कह के ये कोर्स एग्ज़ैक्टली। होता है हाँ, एमएससी आईआईटी मंडी में। आई थिंक एक है। यस सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पे अप्लाइड मैथ्स के ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में सर बेसिकली ये कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हमारा मैथ्स के ऊपर भी कमांड हो, और अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठना चाहें कंपनीज़ हुँ, में, तो उसको भी वो ऑप्शन भी हमारे लिए एक तरीके से ओपन रहता है। हुँ। जैसे कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हैं। उसमें ओके। एक प्री रिक्वेस्ट होता है कि आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, सी, सी प्लस प्लस या जावा। ओह! ओके। उसके बाद फिर हम जैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, अभी 4th सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट होगा, और हुँ। इस दौरान भी जब से फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जो शायद हमें इंटर्नशिप में या प्लेसमेंट में फ़ायदा एग्ज़ैक्टली, दे। और एग्ज़ैक्टली। कंपनीज़ आती हैं, तो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एसक्यूएल हुँ, या जैसे एक्सेल एंड हुँ। डेटा स्ट्रक्चर, तो सर हर जगह ही है। तो हुँ, हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है सर, वो इस तरीके से है कि उसमें कंप्यूटर के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। जैसे इस हुँ। सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम, हुँ, एमआईएस, इस तरीके के। एंड स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन है, ताकि बच्चों के लिए डेटा हुँ। एनालिटिक्स की जो फील्ड है वो राइट। भी ओपन रहे। हुँ, तो ये एक चीज़ है, और मैथ्स के टॉपिक हैं ही हैं। मैंने एक जो यूनिक चीज़ देखी सर, वो ये कि यहाँ पे मैथ्स का कुछ टॉपिक हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हुँ। अप्रोच करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स। तो राइट, न्यूमेरिकल एग्ज़ैक्टली। मेथड्स हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, जनरली ग्रेजुएशन में ही हम ये पेपर पढ़ते हैं। हुँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारा थ्योरी का पेपर तो है ही है, साथ ही हुँ, साथ हम उसकी प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, किस तरीके से उस मेथड के हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं, और वो हुँ। प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये ओवरऑल इनका अप्रोच होता है सर। तो अगर ओके। एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है, जैसे मेरे लिए सर प्रेफ़रेंस यही थी कि हुँ, मुझे एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना हुँ, था। और यही एक रीज़न रहा कि मतलब मैं धनबाद में आया, और मुझे इंस्टीट्यूशन मिल गया, क्योंकि हुँ। ये 3 ही आईआईटीज़ में ये कोर्स है, जहाँ एग्ज़ैक्टली। तक मेरी जानकारी है, हाँ, गुवाहाटी, हैदराबाद गुवाहाटी, एंड हैदराबाद एंड धनबाद। दिस। राइट, राइट। तो उस हिसाब से मुझे धनबाद मिला, तो मुझे काफ़ी मतलब एक सुकून मिला कि हाँ, ये इंस्टीट्यूशन में मुझे राइट। मनचाहा कोर्स मिल गया। हाँ, हाँ। तो जैसे अगर कोई बच्चा एमएससी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेना चाहता है, तो जैसे जी। वो बीएससी में मान लो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो ऑब्वियसली उसने कभी कोडिंग वगैरह तो की नहीं है ना? हाँ, तो यस आप सर। क्या मतलब क्या इसके लिए पहले से ही कोडिंग आना चाहिए, या फिर एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखाएँगे मतलब एक बार?
यहाँ आईआईटी धनबाद में ये प्री रिक्विजिट ही है कि आपको ओके पहले से कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। उन्होंने अपनी ओके वेबसाइट पे ही दे रखा है कि आपको ओके ओके। पहले से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। हाँ, तो ये है क्योंकि जैसे आईआईटी गुवाहाटी में एक स्टूडेंट है जिसका मेरी बात हुई थी, तो आई थिंक वहाँ पे दे टीच इन द फर्स्ट सेमेस्टर हाँ, एक यस सर, लैंग्वेज यस सर। पाइथन या फिर सी में से एक टीच करते हैं। तो जी सर, मेरा हाँ। मेरा भी सर एक फ्रेंड वो बताते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में उनके वहाँ एक कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है एंड सेकंड सेमेस्टर में वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। एग्जैक्टली राइट। और हमारे इंस्टीट्यूशन में भी सर धनबाद में भी पहले यही होता था। 2018 के पहले शायद हमारे टीचर्स ने बताया कि ओके। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैंग्वेज सिखाई जाती थी, देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में आते थे। लेकिन फिर दिक्कत सर ये आती है कि जैसे इंटर्नशिप्स के लिए जो कंपनीज हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपके आना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज ही सीखेंगे और सेकंड सेमेस्टर में फिर जाके आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखेंगे, तो जब तक आप थर्ड सेमेस्टर में अपनी स्किल्स डेवलप कर पाएंगे तब तक तो इंटर्नशिप का टाइम फाइनल ही जा ईयर में आ चुका जाएगा। होगा। राइट राइट। हाँ, फिर तक प्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा। राइट तो राइट इसलिए राइट। सर ये है कि इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप कोडिंग पहले से ही सीख के आओ और यहाँ पे वो सीधा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से ही शुरू करते हैं। तो ओके। मेरे ख्याल से सर, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते हैं यहाँ पे वो ऐसा बताते हैं और मैं उनसे अग्री भी करता हूँ कि कोडिंग करने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई अलग से ब्रिलियंट माइंड होना ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मैथमेटिक्स से। कोडिंग इज यस सर, कोडिंग में क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। और मैथ्स के स्टूडेंट्स का लॉजिक ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड होता है। तो एग्जैक्टली। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कोडिंग में तो बस आपको वहाँ की सिंटेक्स सीखने हैं, कुछ लाइब्रेरी क्लासेस सीखने हैं, डेटा टाइप सीखना है, उसका मतलब एग्जैक्टली। कैसे वो काम करेगा वो पूरा आपको सीखना है। और बाकी लॉजिक तो आपका प्रीबिल्ट ही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। चीज़ है सर। जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है तो वो आईआईटी जैम का एग्जाम जैसे फरवरी में होता है, तो ही जी इज इंटरेस्टेड कि मुझे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग करना है, तो काउंसलिंग तो अभी मई वगैरह में होगा, अप्रैल वगैरह में होगा। हाँ तो वो 2-3 जी महीने में सर, एक बेसिक अपना सीख सकता है नॉर्मली कि लैंग्वेज कैसा है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो गैप होता है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको जैसे जो रैंक आएगी आपको पता ही लग जाने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज लगभग मिलेगा, मतलब आसपास कौन से कॉलेज आपको मिल एग्जैक्टली। सकते हैं। हाँ। तो उस 2-3 महीने के टाइम पे आप कोडिंग सीख सकते हैं और कोडिंग। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप मतलब 2-3 महीने में अच्छी खासी कोडिंग सीख सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके। तो साइंसित जैसे आईआईटी धनबाद में डुअल डिग्री भी एक कोर्स है, राइट, जो आईआईटी जैम के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके क्या बेनिफिट है और क्या उसके नुकसान है, जो भी। यस सर, बेसिकली ये कोर्स जो है ये एमएससी के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एमएससी चल रहा है आईआईटी धनबाद में ही और आप थर्ड सेमेस्टर ऑफ एमएससी तक अपना कोई अच्छा खासा आप सीजीपीए मेंटेन कर पा रहे हैं, लाइक 8 सीजीपीए या कहीं के बाद 9 सीजीपीए भी रिक्वायरमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंपटीशन है उस जगह। तो अगर आप 8 सीजीपीए या 9 सीजीपीए तक का स्कोर आप मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी एमएससी थर्ड सेमेस्टर तक और आपको आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चुन लिया जिस सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है, आपने ये जानकारी ले ली इंस्टीट्यूट में रहते हुए कि इस सब्जेक्ट पे कितने प्रोफेसर्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 24 फैकल्टीज़ हैं, 24 में से कितनी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसके अंडर आप काम करना चाह रहे हैं, किसके अंडर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर आप उस प्रोफेसर से जाके बात करेंगे कि क्या वो आपको एज अ स्कॉलर अपने अंडर लेंगे कि नहीं लेंगे। और अगर आप प्रोफेसर को चुन रहे हैं, प्रोफेसर आपको अप्रूव कर दे रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट तक ये बात जाती है कि डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा कि नहीं अपना एमएससी कोर्स को इंटीग्रेटेड पीएचडी में चेंज करने देगा डिपार्टमेंट, की नहीं देगा। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका सीजीपीए अच्छा मेंटेन आपने कर रखा है थ्रू आउट 3 सेमेस्टर्स ऑफ एमएससी की नहीं। अगर आप 3 सेमेस्टर तक अपना अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपको ज़रूर अप्रूव कर देगा। और इसमें फ़ायदा ये है सर कि भले ही ये आप पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर के बाद आप पीएचडी करने लगेंगे, फ़ायदा ये है कि आपको फिर उसके बाद कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जैसे आप अगर आप सीएसआईआर नेट के थ्रू आएंगे इस इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप आएंगे तो आपको 6 महीने का या 1 सेमेस्टर तक का कोर्स वर्क करना पड़ेगा। राइट राइट। तो अगर आप यहीं से पढ़े हुए हैं, यहीं से आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है शायद 1-2 सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होए, वो मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक
है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में आपको कोर्स वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप जो है रिसर्च अपनी शुरू कर सकते हैं उस गाइड के अंदर। और ओके। सेकंड चीज़ है कि आपको डिग्री भी 2 ही मिलेंगी। ऐसा नहीं हुँ, है कि आपको एक ही डिग्री मिलेगी, आपको एमएससी की भी डिग्री मिलेगी और आपको पीएचडी की भी डिग्री मिलेगी, और ये दोनों डिग्रीज़ आपको मिलेंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च। जब आप आपका ओके। पीएचडी कंप्लीट हो फाइनल। जाएगा, उसके बाद यस सर फाइनल हो जाएगा, हुँ, तब आपको ये दोनों डिग्रीज़ मिल जाएगी, एमएससी की भी और पीएचडी की भी। और ऐसा है सर कि बीच में अगर मान लीजिए आप पीएचडी में एनरोल हो गए, हुँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी में, हुँ, और 1 साल 2 साल बाद आपको लगा कि पीएचडी मेरे बस की बात नहीं है, हुँ, तो इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आपको लगता है कि आप पीएचडी नहीं कर पाएँगे आफ्टर 1-2 ईयर्स, तो आप उस कोर्स को विथड्रॉ भी कर सकते हैं उसी हुँ, समय। बस उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जो एमएससी का 4th सेमेस्टर आपने स्किप किया था, क्योंकि हुँ। जब आप एमएससी से पीएचडी जाते हैं तो 4th सेमेस्टर आपको नहीं करना पड़ता। तो अगर आप ओह! विथड्रॉ करेंगे अपना पीएचडी का कोर्स, तो जो 4th सेमेस्टर आपने एमएससी का स्किप किया था, वो 4th सेमेस्टर आपको फिर पूरा करना पड़ेगा, और उस ओके, 4th सेमेस्टर के पूरे हो जाने के बाद आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी, तब भी आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। तो ओके, नुकसान कहीं से भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप एमएससी के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा जितना एक सीएसआईआर नेट के बंदे को मिलता है। ओके। 31,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग शायद सीएसआईआर नेट के एक क्वालिफाइड पर्सन को मिलता है, तो राइट, उतना राइट। ही स्टाइपेंड आपको मिलेगा जितना एक नेट के बंदे को मिलता है। उसके लिए आपको नेट क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है। वॉव! ग्रेट। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है बट इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना है स्टूडेंट को क्योंकि आपको हाँ, यस। सीजीपीए मेंटेन करना है वो भी आईआईटी में जाके राइट। तो थोड़ा मेहनत है बट एक बार अगर आपने कर लिया तो इट इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी जिसको डायरेक्टली पीएचडी मिल जाएगा तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा भी। राइट। यस सर, ये चीज़ है। जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एमएससी कर रहे हैं धनबाद से, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि उनको एग्ज़ैक्टली। नेट के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनको 6 महीना जो उनका कोर्स वर्क है, वो 6 महीना भी उनका बचेगा, साथ ही साथ 6 एग्ज़ैक्टली। महीने का जो एमएससी 4th सेमेस्टर होता है, वो भी वो भी उनका बचे। बचेगा। तो राइट, राइट। बहुत सारा करीब-करीब टाइम 1 बचेगा। साल पूरा, यस राइट, सर, राइट। 1 साल पूरा उनका बच जा रहा है। हुँ। तो थैंक यू सो मच साचित फॉर द टाइम एंड इंटरव्यू।